सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। रात के 10 बज रहे हैं। अमूमन 10 बजे मैं नहीं आता हूँ लाइव, लेकिन आजकल व्यस्तता का समय है और मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ रहे होते हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि वीक में कम से कम 4 दिन में, जब सीकर रहता हूँ, जयपुर की शुरुआत के 3 दिन छोड़ के, रात को 10 बजे ठीक 10 से लेके 10:30 बजे के बीच में डेली मैं लाइव आऊं आप लोगों के साथ। और जो 11वीं और 12वीं की अपनी एनसीईआरटी की बुक हैं, साइकोलॉजी की जो बुक हैं, उनके जितने भी टॉपिक्स हैं, उनका जितना भी कंटेंट बन सकता है, उन कंटेंट्स के ऊपर अपन लगभग 15 से 10 दिन 20 दिन कंप्लीटली डिस्कशन रखें कि वहां से क्या बन सकता है। क्योंकि नॉर्मली अपने दिमाग में होता है, अभी आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं रीड चल रही होगी, ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ऑलरेडी खैर जुड़ी हुई चीजें हैं, और नॉर्मली इन चीजों को साथ लेके चला जा सकता है, क्योंकि स्पेशली एनसीईआरटी आपकी बहुत मजबूत बन जाती है। इसके जो बेसिक बिंदु हैं वो बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो बाकी कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आती। सबसे पहले महाराणा प्रताप जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसी अद्भुत मैं कहूंगा महान व्यक्तित्व है, जिनके जीवन से, जिनके नाम लेने से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है। उनके जीवन का शायद ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिससे हम आगे बढ़ने के लिए उनका प्रयोग ना कर सकें। लाइफ की हर कदम पे उनके जीवन का, चाहे वो साहसी निर्णय हो, चाहे उनका आत्मसम्मान हो, चाहे उनका स्वाभिमान हो, चाहे देश के लिए, मातृभूमि के लिए मर मिटने का जो जज्बा हो, वो सबसे बड़ी बात है, याद रखना। और सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है, सेल्फ रेस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता लाइफ में। हो सकता है कि आत्मसम्मान के लिए हमें संघर्ष की जिंदगी जीनी पड़े, आइसोलेशन की जिंदगी जीनी पड़े, लेकिन फिर भी जी लेनी चाहिए। जब लाइफ में जब आत्मसम्मान का बिंदु आ जाता है, तो उससे बड़ा लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। और महाराणा प्रताप का जो जीवन है वो इससे कंप्लीटली भरा पड़ा है, और राजस्थान वासी होने के नाते हमारे लिए तो इससे बड़ा कोई गौरव का विषय नहीं हो सकता। जिनके जीवन की जो कहानियां हैं, चाहे उनका वो संघर्ष है, वो हमें बहुत प्रेरित करता है। और जब बेरोजगारी की स्थिति में हम रहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनके जीवन से कुछ ना कुछ जरूर लेना चाहिए कि संघर्ष का अकेलापन जो काटता है, वो इस जगत को अपना उजियारा जरूर बांटता है। तो महाराणा प्रताप की इस वीरतापूर्ण जीवन की जो शुरुआत हुई थी हिंदू संवत के अनुसार, वो 2 जून को उनका जन्म हुआ है। और वैसे 9 मई को उनका अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 9 मई को मनाया जाता है। तो वो अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग विचार हैं, और ये भारतीय संस्कृति की अद्भुत विशेषता है कि जन्मदिन चाहे वर्ष में 4 बार मना लो, इस बहाने कम से कम कुछ विचार तो निकलेंगे। इस बहाने कहीं ना कहीं हम किसी से बात तो करेंगे, हम खुशी तो कहीं ना कहीं शेयर करेंगे। यही चीजें हैं, याद रखना, लाइफ में यही चीजें साथ चलनी है। ठीक है, कि हम किसी के साथ खुशी से मिल लिए, हमने अपने विचारों का आदान प्रदान कर लिया। और भारतीय संस्कृति उत्सवों से भरी पड़ी है, तो जहां जब मौका पड़े वहां किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज को मना लेना चाहिए। वो हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो अंग्रेजी पंचांग के अकॉर्डिंग हो, या अपने मन के पंचांग के अकॉर्डिंग हो, हर चीज को कहीं ना कहीं मना लेना चाहिए। तो चर्चा करूंगा मैं आज की एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक्स को मैंने लिया था, और 11th क्लास की बुक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने लिया है। मैंने कहा कि प्रयास ये रहेगा कि कल भी मैं आप लोगों के सामने ठीक 10 से 10:30 बजे के बीच में आऊंगा, और वहां अपन डिस्कशन करेंगे ऐसे ही कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर कि एनसीईआरटी की जो 11वीं 12वीं किताबें हैं वो आपको कदापि नहीं पढ़नी पड़े। ये मेरा प्रयास रहेगा आने वाले 10 से 15 दिन के बीच में मैं कंप्लीट एनसीईआरटी आपको यूट्यूब के माध्यम से और ऐप के ऊपर, जो हमारा अवनी एजुकेशन ऐप है, जिसपे 2 रुपए वाली जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसके अंतर्गत ये टेस्ट जो है, वो क्वेश्चन जो है, वो आप रोज इवनिंग में 6 बजे शायद टाइमिंग होगा, टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन आ जाती होगी, वहां आप देख सकते हैं। ठीक है, ब्राइटनेस कम करो प्लीज सर। अरे यार, इसका मुझे आइडिया नहीं लग रहा ना, थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं लग रहा। कल मैं इसको देख लूंगा, कल इसको मैं देख लूंगा, आज तो मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है। बोर्ड नया है बट इसका आइडिया नहीं है। आज तो अपन देख लेते हैं। आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किन से होता है? बाल विकास टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, और बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, याद रखना।
तो इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से आपको देखना है। इसमें शुक्राणु, अंडाणु, गुणसूत्र, जिन सूत्र, विभाजन, अर्धसूत्र, डीएनए और आरएनए। तो मेरे अकॉर्डिंग कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों के सामने। ये अपनी 11वीं क्लास के एनसीईआरटी किताब से उठाया गया प्रश्न है, बाल विकास वाले टॉपिक से। वंशानुक्रम माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण का नाम क्या है? वंशानुक्रम है। तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। गुणसूत्र और जिन्स जो हैं वो स्पेशली किसके पार्ट हैं? स्पेशली जिन्स आनुवांशिकता के वाहक जो दो प्रकार के होते हैं, होमोलोग जिन्स और एलेल्स जिन्स। होमोलोग जो असमान प्रकृति के होते हैं और एलेल्स जो होते हैं वो असमान प्रकृति के होते हैं। तो आनुवांशिकता की मूल इकाई है, याद रखना, जो क्रोमोसोम गुणसूत्र में स्थित होते हैं, याद रखना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं अपन। यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा, और राम इस समस्या को हल करने के लिए किस चिंतन का सहारा लेगा? देखो बहुत इजी सा प्रश्न है, समझने वाली बात थी कि 10 में से 4 निकालने हैं या 10 में से 5 को गुणा करना है। ये आरबीसी बोर्ड की अपनी जो 11वीं क्लास की मनोविज्ञान की किताब है वहां से प्रश्न उठाया गया है, अंतिम प्रश्नों में से उठाया गया प्रश्न है। मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिया, और हमारे ऐप के ऊपर भी शायद इसका शुरुआत में तो उत्तर चेंज कर दिया हो गया, उत्तर इसका गलत दे रखा था, याद रखना। आपको समझना है, कोई भी किताब हो सकती है, कहीं भी गलतियां हो सकती हैं। एनसीईआरटी की साइकोलॉजी में भी गलतियां हैं, आरबीसी बोर्ड की किताबों में भी बहुत सारी गलतियां हैं। लेकिन यदि बच्चा ईमानदार है तो उसे इन चीजों को पकड़ना है कि कहां गलतियां हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो यदि राम से कहा जाए 10 में से 4 घटाने पे क्या उत्तर आएगा, तो कौन चिंतन का सार ले रहा है? मैं 10 में से 4 घटाऊंगा 6 बचेंगे। मुझे कुछ अलग सोचना पड़ा क्या? मैंने डायरेक्ट सोचा कि 10 में से 4 घटाए 6 बच गए, 10 को 4 से गुणा करूंगा 40 आ गए, ठीक है, 20 में 2 का भाग दूंगा 10 आ गए। ये क्या है? ये अभिसारी चिंतन है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है। जब मैं सीधा कोई चीज पे सोच लेता हूं ये अभिसारी है, लेकिन जब मैं अलग अलग पक्ष पे सोचता हूं कि 10 में से 4 घटाने के ऊपर मैं जब अपनी ओर से नया डाटा जोड़ दूंगा कि वहां पे 6 बचते हैं, और 6 के ऊपर मैं कोई 2 4 बातें और बता दूंगा कि 6 का मतलब क्या होता है, ये होता है, वो होता है, वो वहां सारी चिंतन हो जाता, ठीक है ना। तो जब अपन डायरेक्ट उत्तर देते हैं ना कोई चीज का, तो वो हमेशा अभिसारी होता है। क्या होता है? अभिसारी। आरबीसी बोर्ड की जो साइकोलॉजी की बुक है इसमें आंसर इसका गलत बता रखा है, उन्होंने इसका अपसरण चिंतन आंसर दे रखा है। क्या दे रखा है? अपसरण दे रखा है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, आपको इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना कि अपसरण नहीं होगा, ठीक है ना। क्या नहीं होगा? अपसरण नहीं हो सकता। अपसरण में क्या होता है कि अपन अलग अलग दिशा में सोचते हैं, तो अपसरण नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। ये गलत दे रखा है आरबीसी साइकोलॉजी में, याद रखना, ये गलतियां सुधार लेना। यहां उत्तर होगा अभिसारी चिंतन। क्या होगा? अभिसारी चिंतन। तो ऐप में भी शायद हमने ए कर दिया होगा उस किताब के अकॉर्डिंग। जब मेरे पास प्रूफ रीडिंग के लिए अभी मैंने दोबारा देखा तब मुझे माइंड में आया कि ये तो उत्तर ही एक दिशा में सोच रहा है, तो निश्चित रूप से क्या होगा? उत्तर अभिसारी होगा। सृजनात्मक मतलब पूर्व अनुभव के आधार पे होता है, आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है गुण और दोष के आधार पे सोचना। तो बी आंसर हो जाएगा अभिसारी, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, ऑटिस्टिक चिंतन शवली चिंतन में अभिव्यक्ति किसकी होती है, याद रखना। ऑटिस्टिक चिंतन, ठीक है, ऑटिस्टिक चिंतन शवली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। यदि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है तो मेरे कोडिंग बहुत सारे प्रश्न यहां पे आएंगे। सर लेब असिस्टेंट में साइको में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें? लक्ष्मण राम जी, लेब असिस्टेंट की साइकोलॉजी देखो, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ने का तरीका है कि सेकंड ग्रेड को बेस मान के चले लेब असिस्टेंट में, ठीक है। आपसे पूरा नहीं पढ़ा जाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने यूट्यूब पे करवाए वो देख लें। फिर भी इंपॉर्टेंट और पढ़ना है इसमें, तो आपको मेरी वाली जो ऑब्जेक्टिव वाली नई वाली किताब आई है, उस ऑब्जेक्टिव वाली नई वाली किताब के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं एक बार उनको सोल्व करके चले जाइए। कुछ क्वेश्चन, बहुत कुछ क्वेश्चन आपके वहां से हो जाएंगे, और उसमें मैंने व्याख्या भी डाल रखी है। तो लेब असिस्टेंट को यदि आपको कम समय में तैयार करना है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की वाली जो बुक है उसको अच्छे से देख लो, हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। उसको देख लो अच्छे से, हो जाएगा, बहुत हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। शवली चिंतन में किसका प्रयोग होता है? अभिप्रेरणा का, भाषा का, काल्पनिक विचार व इच्छाओं का, वास्तविक स्थिति का। तो ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक विचार। मतलब ऑटिस्टिक चिंतन का मतलब होता है मैं सोचता हूं, मैं सोचता रहता हूं, ठीक है, कि मैं चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी चलते चलते अचानक खराब हो गई। अब खराब हो गई
तो मैं सोच रहा हूं, जब मैं यथार्थवादी चिंतन करूंगा तो मैं सोचूंगा गाड़ी खराब क्यों हुई, गाड़ी खराब होने का रीजन क्या हो सकता है, मैं नीचे उतरूंगा, इंजन में गड़बड़ हो सकती है, टायर कोई प्रॉब्लम आ गई, हर चीज में सोचूंगा। ये यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक चिंतन है। और ऑटिस्टिक में होता है गाड़ी खराब हुई नहीं, कोई बात नहीं, गाड़ी खराब होगी तो मैं नीचे उतरा, थोड़ा चला, थोड़ा चलते ही मैंने गाड़ी आई, गाड़ी वाले के सामने हाथ दिया, गाड़ी वाले ने बैठा लिया, बैठाने के बाद मैंने देखा कि वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा हूं, दोनों ने कई बार एक दूसरे को देखा और देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। और लगते लगते वही निकले, वो कौन निकले, वही निकले जिनके बारे में मैंने 5 साल पहले सोचा था। और फिर हम एक कॉफी हाउस पे गए, कैफे हाउस पे गए, वहां हमने कॉफी पी, और कॉफी पीते पीते हमने कहा कि हमने तो आपको बहुत पहले से, बहुत लंबे समय से इंतजार किया है, आज ये कैसे संभव हो पाया। वो भी मुस्कुरा दिए, हम भी मुस्कुरा दिए, फिर हम फिर से गाड़ी में बैठे, उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं, हमारी फैक्ट्री है, हमें आपको वहां पे मिलते हैं। हम बेरोजगार थे और उन्होंने, उनकी फैक्ट्री भी थी, और धीरे धीरे क्या हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, 10 मिनट में तो जिंदगी जी गए आप। ये ऑटिस्टिक चिंतन है। समस्या का समाधान नहीं होता सब, यथार्थवादी में समस्या का समाधान होता है। ठीक है ना। ओके, तो यहां का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखो साहब, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। कौन सा तो मूल तत्व नहीं है, अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं, याद रखना। आई वॉन्ट टू सी यू संदीप माहेश्वरी सर। सर अवनी पब्लिकेशन की शिक्षा मनोवैज्ञानिक समग्र अध्ययन में कुछ डाउट हैं। हाँ बता देना, कुछ डाउट्स हैं तो अपन चर्चा कर लेंगे, एक दिन बुक पे चर्चा कर लेंगे, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो। बाकी सेकंड ग्रेड की बुक नहीं निकाल दी है, ग्रेड फर्स्ट की नई बुक आ रही है, मंडे वेनेसडे के बीच में आ जाएगी। स्कूल मैनेजमेंट की नई बुक आ रही है करेक्शन के साथ कंप्लीटली। एसएसटी की बुक फिलोसफी आ चुकी है, टीचिंग मेथड आ रही है, इकोनॉमिक्स आ चुकी है, पब्लिक एड और हिस्ट्री का अपडेट आ रहा है। डी 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 सी फॉर में क्या बता रहे हैं, कौन सा विप्रेरणा मूल तत्व नहीं, आवश्यकता है, प्रणोद है, उपलब्धि है और प्रोत्साहन है। तो आवश्यकता विप्रेरणा के 4 तत्व होते हैं, आपको सभी को पता है। नीड पहला कारक होता है, प्रणोद चालक ड्राइव दूसरा कारक होता है, प्रोत्साहन तीसरा कारक होता है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का कारक नहीं होता, प्रेरक अभिप्रेरणा कारक होता है। तो ये सी ऑप्शन गलत है। सर आपके साथ नहीं हुआ कैसा भी, अरे अरे, हो जाएगा। लाइफ में पॉजिटिव रहो, लाइफ में जैसे सोचोगे ना वैसा होता है वैसे। मतलब रियलिस्टिक ऑटिस्टिक चिंतन करोगे ना कि सर क्या कभी हमारी लाइफ में ऐसा होगा जिसके लिए हमने इंतजार किया वहां और वही लोग हमें एक दिन मिल गए, हमने सोचा नहीं था कि उनसे कभी मुलाकात होगी, बट मुलाकात हो गई। ये ऑटिस्टिक है, जरूरी नहीं ऐसा हो, बट मनोविज्ञान ये मानता है कि जिंदगी में जिन चीजों के बारे में सोच लेते हैं वो चीजें लाइफ में हो जाती हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो सोच तो लो कम से कम। और कई बार सोच में इतना आनंद आ जाता है कि रियल तो बहुत दूर की बात है। तो जहां आनंद आ जाए ना, टेंशन को दूर करने का मतलब, कल्पना जो है ना, कल्पना इमेजिनेशन जो है वो आनंद प्रदान करने का और सुख प्रदान करने का और तनाव को दूर करने का बहुत बढ़िया तरीका है। तो चाहे वो सही हो या गलत हो, ले लेना चाहिए आनंद, आनंद ले लेना चाहिए, याद रखना। ओके, तो आप क्लास में भी हंसते रहा करो, सीमा जी, सीता जी हंसता नहीं होगा क्लास में, कम हंसता हूँ क्या। अच्छा, रोज कोशिश करेंगे, कल भी आएंगे अपन, कल भी मिलेंगे 10 बजे। व्यक्ति, अच्छा प्रश्न है ये, देखना इसको समझना। व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, भाग जाता है, इसलिए डर जाता है, ये किस सिद्धांत को इशारा करता है। व्यक्ति ने भालू को देखा, ये सवेंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सिद्धांत में बहुत प्रश्न आते हैं। व्यक्ति ने भालू या शेर को देखा और भाग जाता है, इसलिए डर जाता है। शेर को देखा, भागा और फिर डर जाता है। सिंपल सी बात देखना, ठीक है। दो सिद्धांतों की स्पेशली सवेंगों में अपन बात करते हैं, जेम्स लेंगे सिद्धांत और एक केनन बार्ड सिद्धांत। जेम्स लेंगे के सिद्धांत को अपन दैहिक सिद्धांत बोलते हैं, कि आप पहले व्यवहार करते हैं और फिर सवेंग उत्पन्न होता है, ठीक है ना। व्यक्ति ने भालू को देखा और भालू को देखते ही भाग गया, और भागने के बाद अरे यार
आज तो बच गया भाई। ठीक है, ये चीज जब कुत्ता आपके पीछे हुआ ना, जब कुत्ता आपके पीछे हुआ ना, तो आप भागे पहले, और भागने के बाद दूसरी गली में, अरे यार इतने गंदे कुत्ते हैं इस गली में, भाई मैं तो दोबारा नहीं आऊंगा। ठीक है ना, तो आपने व्यवहार पहले किया और अनुक्रिया बाद में उत्पन्न हुई। ठीक है ना, व्यवहार पहले किया, अनुक्रिया बाद में, यानी संवेग बाद में उत्पन्न हुआ। तो ये जो सिद्धांत है वो कौन सा है बताएंगे? बी। वेरी गुड, जेम्स लोंजे सिद्धांत, बहुत बढ़िया बच्चे हो आप लोग। जेम्स लोंजे सिद्धांत, इसको दैहिक सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको दैहिक सिद्धांत भी बोला जाता है। 1880 में सिद्धांत दिया गया था, और विलियम जेम्स और कार्ल लोंजे ने सिद्धांत दिया था, याद रखना। और ये जो केनन बोर्ड का सिद्धांत है, इसको केंद्रीय सिद्धांत बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि को नियंत्रण के अंदर मानता है। स्केटर सिंगर सिद्धांत, इसको द्विकारक बोलते हैं, उत्तेजना संज्ञान को मानता है। और संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत लेजरस ने दिया था, याद रखना। और ये मानसिक सूचनाओं को जो है वो इंपॉर्टेंट मानता है। तो ये जो जेम्स लोंजे सिद्धांत है वो इस बिंदु के अकॉर्डिंग है, याद रखना। रीड के लिए साइंस विज्ञान की बेस्ट बुक बताओ। एक तो इस्माइल पब्लिकेशन से एक बुक आती है, वो भी अच्छी है। एक एनसीईआरटी यदि आप देख लें तो बहुत बढ़िया है। बीएसटीसी के लिए शिक्षक अभिरुचि कहाँ से पढ़े हैं? शिक्षक अभिरुचि के लिए आप मेरे अकॉर्डिंग उपकार पब्लिकेशन की जो बुक आती हैं वो अच्छी आती हैं बीएसटीसी वालों के लिए। गुरु जी पगा लागू, खुश रहो भाई। मनोविज्ञान में कितने लेखक हैं? दुनिया भर के हैं भाई। सर आपकी आरबीडी वाली हाँ वो पुराना एडिशन जरूर है, बट अभी नया आ गया समग्र मनोविज्ञान से। बाकी आरबीडी भी है तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इन पब्लिकेशन कुछ डाउट है, प्रतिस्थापन और विस्थापन। देखो प्रतिस्थापन को प्रत्यक्ष लक्ष्य के प्रतिस्थापन को प्रत्यक्ष में मान लिया, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, तो विस्थापन को अप्रत्यक्ष में माना है, और लक्ष्य के प्रतिस्थापन को जो है वो प्रत्यक्ष में माना है। पढ़ने के टाइम नींद आती है, अनुराधा शर्मा जी। अनुराधा जी पढ़ने के टाइम नींद आवे को मतलब पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रेरक कमजोर है, नींद प्रेरक बड़ा है। आपसे बड़ा कभी कोई कुछ नहीं हो सकता, हमेशा जिंदगी में याद रखना। आप सबसे स्ट्रोंग हैं, आप सबसे बड़े हैं, आपसे बड़ा कुछ नहीं है, याद रखना। लेकिन जब नींद आप पे बड़ी बन गई, आपका मन आपके ऊपर बड़ा बन गया, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी सत्ता कमजोर है। यदि हम महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद के सबके जीवन को देखेंगे, तो हमें देखने में ऐसा लगेगा कि इन लोगों ने इन चीजों को कंट्रोल्ड रखा, इसलिए वो बड़े लोग बने। और हम एक साधारण इंसान क्यों हैं? क्योंकि हमें नींद प्रभावित कर देती कि सर नींद पार कौन पड़न दे रही, सर घर का ही पार कौन पड़न दे रहा, सर सिर दुख है वही कौन पार पड़न दे रहे हो, सर दुनिया पड़ोसी को नहीं लेर छोड़ रहा, भाई मारा लेर पड़ रहे हैं। मतलब ये चीजें तब होती हैं जब हमारी सत्ता कहीं ना कहीं कमजोर होती है। तो नींद आपसे बड़ी है, आप नींद के सामने बोने साबित हो गए हैं। तो एक काम करें अनुराधा जी, एक बार आप 2-4 दिन जी भर के नींद लें, फिर नींद से आप परेशान हो जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि यार हाँ पढ़ाई कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी इन चीजों का कोई समाधान नहीं होता है। इनका समाधान ये है कि जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे कि आप वास्तव में हैं कौन, आपका रियल जिंदगी का उद्देश्य क्या है। आप एक साधारण मानव देखने में लगते हैं, लेकिन तुम्हारी अंतर शक्तियां बहुत बड़ी हैं। और ये जिस दिन तुम पहचानोगे ना, उस दिन तुम्हें लगेगा कि नींद तुम्हें नहीं हरा सकती, तुम्हारी बीमारी तुम्हें नहीं हरा सकती, तुम हर चीज को हरा सकते हो। तो ऐसे सवालों का मेरे अकॉर्डिंग से बढ़िया। सर आवाज कम आ रही है, चेक करो प्लीज। अभी भी कम आ रही है? सभी को कम आ रही है क्या आवाज? आवाज कम आ रही है क्या? हाँ जीत जाएंगे। आवाज कम आ रही है, चेक करो। नहीं, एक बच्चे का मैसेज आ रहा है कि मैं कह रहा हूँ सभी को आवाज कम आ रही है। राम जी के अलावा और भी आवाज कम आ रही है क्या? नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। यस सर, आवाज कम आ रही है? मेरी सुन नहीं रही है, मतलब कम आ रही है, बहुत कम है क्या? ठीक है। नहीं, नहीं। ओके। जेम्स लोजे सिद्धांत, अब कोई बात नहीं, कम भी आ रही है तो मैं पढ़ा देता हूँ, फटाफट करवा देता हूँ इनको ना, क्योंकि आपके सोने का टाइम हो रहा है यार। नींद आ जाएगी, फिर नींद पे आप हावी हो जाएगा। पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है बुद्धि की पहचान, अभिक्षमता की पहचान, अभिव्यक्ति की पहचान, झूठ की पहचान। तो पॉलीग्राफ उपकरण का प्रयोग झूठ की पहचान के लिए किया जाता है। जब आप झूठ बोलते हो तो पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ये राजस्थान बोर्ड की किताब में डाल रखा है, तो देख लेना। पॉलीग्राफ वगैरह मानसिक स्वास्थ्य में इसका है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है?
अच्छा प्रश्न है। मैंने पहले भी बोला है कि हमारे सवेंग, हमारे दो गोलार्ध हैं, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध, जिसमें दायां गोलार्ध जो है वो नेगेटिव सवेंगों के लिए होता है और बायां गोलार्ध जो होता है पॉजिटिव सवेंगों के लिए होता है। इसलिए मैं कई बार बोल देता हूं क्लास में हंसी मजाक के लिए कि मैं लेफ्ट हैंडी हूं, तो मैं कहता हूं पॉजिटिव स्विंग मेरे अंदर पहले आएंगे, नेगेटिव स्विंग आप लोगों में पहले आता है। तो एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि जो बायां गोलार्ध है वो सकारात्मक स्विंगों के लिए जिम्मेदार होता है और जो दायां गोलार्ध है वो नकारात्मक स्विंगों के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन सा भाग पॉजिटिव स्विंगों के लिए है? तो बायां गोलार्ध जो हमारा भाग है, और ये बायां गोलार्ध ही आपकी भाषा विकास को बहुत प्रभावित करता है, ठीक है ना। हकलाना और तुतलाने का कारण क्या होता है? ब्रोका क्षेत्र, और ब्रोका क्षेत्र स्पेशली क्या है? बाईं संघ पाली में स्थित होता है। तो ये याद रखिएगा। आत्मीकरण पे कोई डाउट लेने की जरूरत नहीं है। आत्मीकरण का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आत्मीकरण उस संदर्भ में नहीं है, तात्मीकरण वाले समायोजन की तकनीक पे आत्मीकरण पूछ रहे हैं आप, या पियाजे वाला आत्मीकरण पूछ रहे हैं? सर आपका मोटिवेशन बहुत ज्यादा। फर्स्ट ग्रेड बुक अगले वीक बुधवार, लास्ट बुधवार तक आ जाएगी, और उसमें क्वेश्चन पेपर भी डाले हैं हमने, देख सकते हैं आप। फर्स्ट ग्रेड समग्र मनोविज्ञान सबके लिए है, ग्रेड सेकंड की अलग से निकाल दी, और समग्र मनोविज्ञान ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट सबके लिए, और ग्रेड फर्स्ट के लिए अलग से आ रही है, जिसमें क्वेश्चन टेस्ट पेपर भी आ रहे हैं साथ में, अपडेट के साथ आ रही। बुधवार, लास्ट बुधवार। लाइब्रेरी का बैच अवनी एजुकेशन पे आप देख सकते हैं। मैथ के बारे में रीट के लिए अब कम समय में एनसीईआरटी वाली किताब देख लो। अब जब रीट वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ लास्ट वाली करो। आत्मीकरण अंतर्वेशन में बहुत अंतर है। आत्मीकरण का मतलब होता है किसी आदर्श व्यक्ति को फॉलो करना, गुण अवगुणों को फॉलो करना, और अंतर्वेशन का मतलब होता है कि आप अपने आप को आदर्श व्यक्ति घोषित कर दें, उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बना दें। ये आपको याद रखना है, इतना सा फर्क है। आत्मगण पे डाउट है, बता दिया ना मैंने। मस्तिष्क का कौन सा भाग पॉजिटिव संवेगों के लिए उत्तरदायी है? तो बायां गोलार्ध, ठीक है ना। दायां गोलार्ध नकारात्मक है और ये बाएं गोलार्ध ही अपने भाषा विकास को प्रभावित करता है। ये एनसीईआरटी का पार्ट है, याद रखना। मैं कंप्लीट एनसीईआरटी की चर्चा कर लूंगा कल। 11वीं क्लास का एक टेस्ट और ले लेते हैं, ठीक है। फिर 11वीं क्लास के 3-4 टेस्ट ले लेते हैं, 11वीं क्लास की साइकोलॉजी पे कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा। कल ले लेता हूं, परसों ले लेता हूं, 10 से 10:30, ठीक है ना। क्या टाइम हो गया? 8 मिनट और है, आगे देखें। फ्रीडज हाइडर का संतुलन सिद्धांत पियोक्स मॉडल में ओ प्रतिनिधित्व करता है। ये इस प्रश्न का आंसर समझिएगा आप, ठीक है। ये जो सीबीएसई में किताब चलती है साइकोलॉजी की, उसमें इसका आंसर गलत दे रखा है, और उसी अकॉर्डिंग हमारे भी शायद ऐप में गलत लगा था। फ्रीडज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में पियोक्स त्रिकोण ये अभिवर्ती से संबंधित है, एटीट्यूड से रिलेटेड है पियोक्स त्रिकोण। और ये किसने दिया? फ्रीडज हाइडर। रीट वाले बच्चे स्पेशली ध्यान दीजिएगा, उनके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पियोक्स त्रिकोण किसने दिया था? फ्रीडज हाइडर ने दिया है। और इसका संबंध किससे है? अभिवर्ती से है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध अभिवर्ती से, एटीट्यूड से, याद रखना। किससे इसका संबंध? एटीट्यूड से, याद रखना, ठीक है। दूसरे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है, दूसरी वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। देखो पी का मतलब होता है जिसके अभिवर्ती का अध्ययन किया जाता है। पी का मतलब है जिसके अभिवर्ती का अध्ययन किया जाता है। अभिवर्ती, अभिवर्ती मनोवर्ती है, अभिवर्ती या मनोवर्ती की बात है, ठीक है। ओ का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति, और एक्स का मतलब होता है विषय वस्तु, विषय वस्तु। ये इसके मतलब होते हैं, 3 मतलब होते हैं। तो यहां आंसर जो करना आपको करना है, ओ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ओ पूछ रहा है। तो अदर पर्सन आएगा, इसमें क्या आएगा? दूसरा व्यक्ति आएगा, ठीक है। और पी का मतलब जिसकी व्यक्ति की अभिव्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो ये उस किताब में गलत आंसर लगा रखा था, उस ऐप में शायद गलत लगा हुआ है। आपको मैं जो बता रहा हूं वो करना है, ठीक है ना। तो ओ का मतलब क्या होता है? दूसरे व्यक्ति को। पी का मतलब होता है जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। और एक्स का मतलब यहां किससे लिया गया? विषय वस्तु से लिया गया। किससे लिया गया? विषय वस्तु से। तो पियोक्स त्रिकोण किसने दिया? फ्रीडज हाइडर ने दिया। किसने दिया है? फ्रीडज हाइडर ने दिया। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। रीट के लिए ऑफलाइन सर आज से मनोविज्ञान पढ़ना शुरू किया, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बेटर करके जाओगे, अच्छा करके जाओगे, डरना नहीं है, याद रखना, नेगेटिविटी नहीं रखनी है। मैंने कहा कोई भी कंपटीशन ईमानदारी से। अभी रीट आप लोगों के पास 23-24 जुलाई को है। मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा रीट को लेकर, सभी सब्जेक्ट्स को लेकर, ठीक है। उस रणनीति को फॉलो करना, रीट का डर आपके दिमाग से निकल जाएगा, रीट हो जाएगी आपके बेटर, ठीक है। साइकोलॉजी में मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूं, आपकी लगभग चीजें वैसे कवर करवा दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने कोर्स के अंतर्गत 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी को डाल भी रखा है। कोर्स जिन्होंने रीट का ले रखा है,
तो उसमें मैंने ऑलरेडी 11वीं 12वीं किताब को डाल रखा है, 11वीं 12वीं के टेस्ट भी हमने उसमें ले रखे हैं टेस्ट सीरीज में। मैं दोबारा से यूट्यूब पे भी उसको दोबारा चीजें करवा रहा हूँ, तो आप तनाव नहीं लें। एक टेस्ट सीरीज दोबारा से हम रीड के शुरू कर रहे हैं कंप्लीट पूरे सिलेबस के बेस पे, जिसमें पूरी व्याख्या हो जाए। पिछली रीट वाली मनोविज्ञान ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ग्रेड 3 की साइकोलॉजी आती है, वो थोड़ी अलग आती है, और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करवाएगा तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बस इतना सा है। हाँ, आपको ये बी नहीं करना है, ए करना है। ओ का मतलब दूसरा व्यक्ति आना है। ऐप में आंसर गलत लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है। पी का मतलब होता है जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया, और एक्स का मतलब होता है विषय वस्तु। ओके, थैंक यू। आगे चलें। किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण व गत्यात्मक प्रक्रिया का उल्लेख किया है? अच्छा प्रश्न है ये, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी से है। और दबाव के ऊपर जो कार्य किया, यहां पे आपको ज्यादा सोचना ही नहीं था। काइनमैन ने रुचि पे ऊपर कार्य किया, हिटलर का कोई संबंध नहीं है। लेजरस व फॉकमैन, एडलर ने स्पेशली मनोविश्लेषणवाद पे काम किया है। लेजरस व फॉकमैन ने दबाव के ऊपर काम किया है। एक हेंसी सेल्वे ने दबाव पे काम किया, लेजरस फॉकमैन ने किया। इन्होंने दबाव को दूर करने की दो तकनीक बताई थी, समस्या केंद्रित और संवेग केंद्रित। तो यहां आप लेजरस व फॉकमैन करेंगे। दबाव का सामना करने तो संकल्पना निर्धारण व गत्यात्मक प्रक्रिया का उल्लेख किसने किया था? तो आपको उत्तर करना लेजरस व फॉकमैन। क्या करना? लेजरस व फॉकमैन। गुरुजी आपसे मिलना है। जल्दी एक प्रोग्राम करेंगे, जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए 15 जून के आसपास, 15 जून के आसपास। सी, हाँ सी करना है। इतिहास फर्स्ट के लिए वस्तुनिष्ठ बुक इनकी सुरेश पप्पू सिंह प्रजापत, जिन्होंने अपने हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, उनकी एक बुक आ रही है बहुत जल्दी, बढ़िया बुक। क्योंकि हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है पप्पू सिंह प्रजापत, अरविंद भास्कर, इन दोनों की एक अच्छी बुक आ रही है, आप उसको देख लीजिएगा फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के लिए। और उनकी अपने ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज भी चल रही है, बहुत बढ़िया हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए, कंप्लीट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। पॉलिटिकल साइंस की बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही है स्कूल लेक्चर में। प्रबोध जो सेकंड रैंक थे, और जो कॉलेज लेक्चर में भी बहुत अच्छी रैंक टॉपर हैं रिटर्न नंबर में, तो उनकी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। तो प्रयास तो यही है, फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री प्रॉपरली, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में स्कूल मैनेजमेंट हिस्ट्री का अलग से टेस्ट सीरीज कर रखा है। तो प्रयास तो अच्छा ही करने का कर रहे हैं, आगे तो देखो। ऑफलाइन रीट के लिए टेस्ट सीरीज वैसे ऑफलाइन हम जयपुर में और सीकर में ऑफलाइन भी शुरू कर रहे हैं और ऑनलाइन भी शुरू कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन तो ऐप पे है ही। हाँ जी, 10 नंबर का प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, देखना ये। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, सीधा मिलान कर दो आप, तो अपने आप उत्तर सही हो जाएगा। सीलगुण सिद्धांत किसने दिया है? आलपोर्ट और केटल। आलपोर्ट ने 3 प्रकार के बताए थे, और केटल ने मुख्य रूप से 2 प्रकार के बताए थे, लेकिन 16 पीएफ याद रखिएगा। केटल। प्रकार सिद्धांत किसने दिया है? टाइप अप्रोच। 100% प्रश्न आएगा, इसको पूरे को पढ़ के जाना व्यक्तित्व में। 100% प्रश्न आएगा टाइप अप्रोच के ऊपर, पूरा समझ गए तो। टाइप सिद्धांत में कौन आएगा? क्रिश्मर और सेल्डन। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, हिपोक्रेटस भी आएगा, स्प्रेंगर भी आएगा, युंग जुंग भी आएगा, सब आएंगे इसमें। संज्ञानात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व का दिया था कर्ट, कुर्ट, लेविन और केली ने। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है? मेस्लो, रोजर्स ने। तो ये चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरीज हैं, इनको बहुत डिटेल से पढ़ के जाना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 3, हाँ ये हो जाएगा आंसर। ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो भाई। शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्रारंभिक सूचना कहलाती है। शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्रारंभिक सूचना कहलाती है। ठीक है, मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर रहा था, समझ में नहीं आया। शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना क्या कहलाती है? तो प्रत्यक्षीकरण संवेदना, इसमें उत्तर संवेदना हो जाएगा, याद रखना, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या हो जाएगा? संवेदना। क्या करना है? संवेदना करना है, बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी सूचना प्रारंभिक जो पहली सूचना होती है वो संवेदना होती है, ठीक है। ज्ञान की पहली सीढ़ी संवेदना होती है, ज्ञान की दूसरी सीढ़ी प्रत्यक्षीकरण होती है। आपके कान में आवाज आई तो आपको फील हुआ कि कोई बोला, बट ये नहीं पता कहां से बोला, बट बोला कि आवाज आई, ये संवेदना है, याद रखना। जब आपको वस्तु का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो वो होती है प्रत्यक्षीकरण, और इसी से बनता है कॉन्सेप्ट। जब कोई वस्तु की आप छवि देखते हैं और उसके बारे में आप सोचने लग जाते हैं, वो संपर्क बन जाता है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, हाँ।
अरे युक्तिकरण में बहाना बनाना होता है, तार्किक बहाना। प्रतिस्थापन में एक प्रकार से दूसरा कार्य कर लेना, दूसरा कार्य अपना लेना, कि मेरा क्रिकेट खेलने का मूड था, मैं अब टेनिस खेल लेता हूं, ये बैडमिंटन खेल लेता हूं, ये प्रतिस्थापन है, बदल लेना। और युक्तिकरण में बहाना बनाना होता है। बहुत कंफ्यूजन पाल रखे हैं यार आपने। समायोजन तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है, और ऐप पे तो खैर ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से करवाए रखा है। ज्ञान की पहली सीढ़ी है संवेदना, निश्चित रूप से। रीट का संपूर्ण पाठ्यक्रम शायद अगले वीक में आ सकता है। बेस्ट ग्रेड कोर्स साइकोलॉजी पर ऑफर दो, शायद 2 दिन ऑफर चलेगा, कल नहीं तो परसों। परसों मतलब 4 और 5 तारीख को कंप्लीट कोर्सेज पे ऑफर रहेगा, सभी टेस्ट सीरीज पे, सभी कोर्सेज पे 2 दिन ऑफर रहेगा, 20 से 25% के आसपास, 30% तक रह सकता है। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उद्दीपक में जो लुप्त अंश होता है उसे हम प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति स्वयं भर लेता है, कौन सा नियम है? अब देखो ऐसे प्रश्न रेट में बहुत आते हैं, प्रत्यक्षीकरण के नियम, संवेदना के नियम, ठीक है। तो प्रत्यक्षीकरण के नियम होते हैं समानता का नियम, निकटता का नियम, निरंतरता का नियम, सम्मिति सिमेट्री का नियम, पूर्ति का नियम, ठीक है। ये सब इसके प्रत्यक्षीकरण के नियम होते हैं जिसपे गेस्टाल्ट वादियों ने काम किया है। किस पे काम किया है? गेस्टाल्ट वादियों ने, कॉलर, कोफका, मैक्स वर्दीमर। तो इसमें क्या कर रहा है कि उद्दीपक में जो लुप्त अंश होता है उसे हम प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति स्वयं बढ़ लेता है, कौन सा नियम है? तो निरंतरता में तो लगातार उस क्रिया पे कर रहे हैं, निकटता में प्रोक्सिमिटी मतलब समस्या का आपसे कितना संबंध है, पूर्ति में क्या हो जाएगा, जो लुप्त अंश है उसे खुद बढ़ लूंगा, ये पूर्ति अंश है, क्लोजर है, और समानता सिमिलिटी है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्ति का नियम। शैक्षिक प्रबंधन के लिए नई बुक अगले वीक में आ जाएगी, बहुत बढ़िया बुक आ रही है, बहुत गजब बुक आ रही है। प्रदीप बोर्ड सर ने कंप्लीट राजस्थान सरकार की जो मैगजीन्स हैं उससे उनको तैयार किया है, नई वाली, तो बहुत बढ़िया किताब आएगी। उसके अलावा कुछ मत देखना, शॉर्ट एंड स्वीट। और मैं ऑफलाइन क्लासेस के बच्चों को भी बोल रहा था, स्कूल मैनेजमेंट एक ऐसा पार्ट है जिसके 15 में से एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता, ईमानदारी से यदि किया जाए। मतलब 5 से 10 घंटे भी आप ढंग से देख लो ना स्कूल मैनेजमेंट, प्रश्न गलत नहीं हो सकता। स्कूल मैनेजमेंट में मैं कोशिश करूंगा, एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं और उसके वीडियो सॉल्यूशन करवाऊंगा, और उससे बता दूंगा मैं आपको मात्र 10 से 15 घंटे में पूरा स्कूल मैनेजमेंट में, कि इतनी चीजें यदि आप कवर कर लेते हैं तो वो चीजें गलत नहीं हो सकती। स्कूल मैनेजमेंट में मेरा प्रयास रहेगा, याद रखना। थोड़ा सा समय मिल गया क्योंकि बैचेस समाप्त कर रहा हूँ, ऑफलाइन एकदम से कम कर रहा हूँ, 1 या 2 बैच रखूंगा ऑफलाइन, उसके बाद लगभग कार्य ऑनलाइन पे करूंगा। और जो ग्रेड फर्स्ट के बच्चे जिनका आईसीटी के टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, कल कंप्यूटर की क्लासेज उसमें डलनी शुरू हो जाएंगी, रिकॉर्ड हो चुकी हैं कंप्यूटर क्लासेज, कल से डलनी शुरू हो जाएंगी ग्रेड फर्स्ट में आईसीटी वाले पार्ट। कौन सी अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक उद्दीपक के बीच साहचर्य होता है? समझना इस प्रश्न को, इस प्रश्न को बच्चे समझ नहीं पाए। कौन से अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक उद्दीपक के मध्य साहचर्य होता है? तो देखो, उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत तो किसको बोलते हैं? उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत तो दिया था अव्यक्त अधिगम, जिसे टॉलमैन ने दिया था, ये कहलाता है उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। तो कई बच्चे समझ गए सर उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत तो टॉलमैन ने दिया था, तो इसका आंसर टॉलमैन होगा। नहीं, टॉलमैन के सिद्धांत में कहीं भी साहचर्य का प्रयोग नहीं है। इसका प्रयोग नहीं है, साहचर्य का कहीं भी प्रयोग नहीं है। अब एस उद्दीपक प्रदान सिद्धांत किसने दिया था? पावलो ने दिया था। यानी कि उद्दीपक और उद्दीपक के मध्य साहचर्य की जो बात की है ना, वो याद रखना प्राचीन अनुबंधन यानी आईपी पावलोव ने किए, ठीक है। और उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत के नाम से जब भी बात आती है तो अपने सामने कौन आता है? अव्यक्त अधिगम टॉलमैन आता है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, कंफ्यूजन मत हो जाना। ये अपनी 11वीं क्लास के एनसीईआरटी का आरबीसी बोर्ड की साइकोलॉजी की बुक का एक पार्ट है, याद रखना। तो ये प्राचीन अनुबंधन होगा, जहां भी साहचर्य एसोसिएशन की बात आएगी वहां आपको पावलोव करना है, कंडीशनिंग करना है। एनटीपीसी क्या कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? अभी क्या दिक्कत है? 13 में बी आएगा ना, प्राचीन अनुबंधन आएगा, ये नहीं आएगा। एकदम सही बोला मैंने। साहचर्य जहां भी आएगा ना, कंडीशनिंग करना है, साहचर्य एसोसिएशन आएगा जहां भी। अव्यक्त अव्यक्त अधिगम अलग चीज है। सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी की बुक धर्मपाल जी आ चुकी है, सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी बुक मार्केट में आ चुकी है, अलग से कंप्लीट साइकोलॉजी बुक आ चुकी है, येलो कवर सा है उसका, मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा था। इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू करवा देंगे, ठीक है, बाकी तो करवा दिए सबके इंटरव्यू हमने। सेकंड ग्रेड देखो वस्तुनिष्ठ वाली जो किताब है उसमें आपको को लगता होगा कि सर इसमें संस्कृत के प्रश्न ही हमारे काम आएंगे। आप रीट के स्टूडेंट हो, सेकंड ग्रेड के हो, फर्स्ट ग्रेड हो, किसी के भी हो, आपको सभी प्रश्न देखने चाहिए। ये आए हुए प्रश्न है आरपीसी के, प्लस थर्ड ग्रेड के प्रश्न भी है इसमें।
इसमें टॉपिक वाइज मैंने सब डाले हैं। तो मान लो संस्कृत भाषा के, तो क्या दिक्कत है, समझ लो ना, उनको पढ़ लो ना। आप उनको देख कर डर जाते हो। ऑब्जेक्टिव किताब में 2022 तक के सब प्रश्न शामिल किए गए हैं नई वाले में। तो मेरे अकॉर्डिंग वो सभी के लिए उपयोगी है, वो कोई केवल ग्रेड फर्स्ट के बच्चों के लिए नहीं है। नया एडिशन आ गया वस्तुनिष्ठ बुक का, और बाकी सबके नए एडिशन आ रहे हैं, बाकी पुरानी है तो कोई टेंशन नहीं है। आगे देख लें, अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये अच्छा प्रश्न है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम वृद्धि और परिपक्वता के कारण होता है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तुरंत समझ जाओगे, ग्रोथ एंड परिपक्वता। शारीरिक कारणों से अधिगम नहीं होता है, फिजिकल रीजन से अधिगम नहीं होता है। शारीरिक कारणों से होने वाले परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं। व्यवहार में परिवर्तन है, सही है। निष्पादन से भिन्न है, अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है, बट निष्पादन परफॉर्मेंस हो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और निष्पादन के आधार पर अनुमान किया जाता है, तो अधिगम अनुमानित प्रक्रिया निष्पादन से डिफरेंट माना जाता है इसको। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। तीनों विशेषताएं सही हैं, ठीक है ना। बट वृद्धि और परिपक्वता से और बीमारी थकान से होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होता। तो डी हो गया। ऑब्जेक्टिव बुक बहुत अच्छी है, टॉपिक वाइज डाला है मैंने, इस बार मेहनत की थी उस बुक पे, अच्छी बुक है ऑब्जेक्टिव वाली। बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पे अध्यापक प्रशंसा करता है, और इससे बालक और सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। ये कौन सा अधिगम सिद्धांत? बहुत अच्छा प्रश्न था ये। मैंने आपको सेपिंग बताया था, और सेपिंग का शब्द स्किनर्स है। इसका स्टेटमेंट था कि एक बालक अच्छा व्यवहार करेगा और पूर्ण वर्ण मिलेगा, तो उस क्रिया को करने की शक्ति बढ़ जाएगी। वही सेम स्टेटमेंट है। अब ऐसे प्रश्नों के आंसर आप गलत करते हो, ये बहुत मूर्खता, याद रखना, ये अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे प्रश्न यदि आप गलत कर रहे हैं तो साइकोलॉजी को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं मनोविज्ञान के। ये बहुत आसान प्रश्न है, याद रखना। ये तो कम से कम आपके सही होने चाहिए, ये बहुत आसान है। सेकंड ग्रेड समग्र मनोविज्ञान ले लिए तो सेकंड ग्रेड लेने की जरूरत नहीं है। समग्र मनोविज्ञान है तो लेने की जरूरत नहीं है। आपको केवल सेकंड ग्रेड चाहिए तो सेकंड ग्रेड लो, केवल फर्स्ट ग्रेड चाहिए तो नई वाली फर्स्ट ग्रेड लो, और समग्र है तो कोई जरूरत नहीं है लेने की, रखो आप वो उसके अपने पास। तो आपके सब्जेक्ट से डर लगता है सुरेश जी, गलत लगता है। बहुत मोहब्बत करने वाला सब्जेक्ट है, मोहब्बत कीजिए एक बार, बहुत आनंद आएगा, याद रखना। प्यार भरी निगाहों से देखिए एक बार इसकी तरफ, जिंदगी बदल देगा ये। डरोगे ना तो बहुत रुलाएगा, याद रखना है, बहुत रुलाएगा। जितना डरोगे ना उतना रुलाएगा, याद रखना। जिंदगी में डरना किसी चीज से नहीं है, हमेशा थ्योरी रख लेना, याद रखना। डरोगे तो याद रखना मृत्यु निश्चित है, याद रखना। और वो जिस चीज से डर रहे हो वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा, याद रखना। इतने मत डरिए, मोहब्बत कीजिए सब्जेक्ट से सुरेंद्र जी। व्यक्तिगत बुद्धि और व्यक्तिगत भिन्नता टॉपिक नहीं है सर। हाँ, बुद्धि तो पढ़ना चाहिए, बुद्धि है नहीं, बट व्यक्तिगत भिन्नता तो नहीं पढ़ना है। बाकी 2020 में बालापराधी वाला कोई प्रश्न आया था, बट व्यक्तिगत भिन्नता नहीं पढ़नी ग्रेड फर्स्ट। बुद्धि पढ़ लेना राकेश जी, बट व्यक्तिगत भिन्नता नहीं पढ़ना। बुद्धि तो स्वयंगात्मक बुद्धि को समझने में मदद करेगा आपको। तो ये उत्तर का उत्तर क्या होगा? बालक ने प्रश्न का सफाई से उत्तर दिया, और सही उत्तर देने पे गुरुजी ने प्रशंसा करेगी, बेटा शाबाश। तो वो टाबर के करे भी प्रश्न को और बढ़िया उत्तर देने की कोशिश करे, मतलब भी का व्यवहार में वृद्धि होगी। वृद्धि किस बात से हुई? पूर्ण बलन मिलने से हुई। तो पूर्ण बलन की बात यहां कौन करेगा? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन करेगा। कौन सा करेगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, याद रखना। रेट की जो प्रश्न आने की संभावना वही करवा रहा हूं, याद रखना। ये एनसीईआरटी करवा रहा हूं पूरा। कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अव्यक्त अधिगम। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा? इनमें से संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन सा है? तो प्रेक्षणात्मक अधिगम, ये भी वैसे संज्ञानात्मक सिद्धांत है अल्बर्ट बांडुरा का। ये भी संज्ञानात्मक सिद्धांत है, बट इसको व्यवहारवादी माना जाता है। प्राचीन अनुबंधन व्यवहारवादी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यवहारवादी है। अव्यक्त अधिगम मूल रूप से संज्ञानवाद में ये आता है। अब यहाँ कंफ्यूजन ये दोनों ही कर रहे हैं। अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी दोनों में से आंसर यही दे रखा है, अव्यक्त अधिगम। बाकी अल्बर्ट बांडुरा वाला जो है उसको भी माना गया है, बट चूंकि प्रेक्षण जो है वो व्यवहारात्मक शब्द है। क्या है? व्यवहारात्मक शब्द है, इसलिए ज्यादा सही क्या होगा? लेटेंट लर्निंग अव्यक्त अधिगम होगा। ये संज्ञानवादी है। क्या है? ये संज्ञानवादी है। ओके, आज के ये प्रश्न हो गए मेरे अकॉर्डिंग। और कोई प्रश्न हो तो बताएं सर। अवनी एप्लीकेशन समायोजन टॉपिक, अवनी एप्लीकेशन समायोजन टॉपिक तो पढ़ा रखा मैंने अवनी एजुकेशन के ऊपर। डर के आगे जीत है, निश्चित रूप से जीत है। तो पेपर आउट होने का लगता है। राजू जी, कोई इलाज नहीं अपने पास, अपने को तो मेहनत करनी है, बढ़िया होगा। अपन कब तक डरेंगे?
जो होगा देखा जाएगा, एक बार अपने को मेहनत करनी है और बेटर होगा मेरे अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं सोचें इस चीज़ों के ऊपर। ओके सर, आपका अवनी ऐप लेने के बाद साइको हमारा बेस्ट हो गया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिक्षण विधि की बुक बताओ। देखो एसएसटी की अवनी से आ रही है, बहुत बढ़िया। रीट के लिए गणित की अवनी एजुकेशन से हमने निकाल रखी है, बहुत बढ़िया किताब। एनसीईआरटी पूरा हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबों के बेस पे हमने निकाल रखा है, बहुत बढ़िया किताब निकाल रखी है। फर्स्ट में कैसे पढ़ें? फर्स्ट में पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग बुक लेके आओ। हिस्ट्री के लिए अलग से पढ़ लें, स्कूल मैनेजमेंट के लिए अलग से पढ़ लें, इंग्लिश हिंदी के लिए आप थोड़ा सा अलग से देख लें। इनके लिए अलग से टॉप अच्छी अच्छी किताबें लेके आएं और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें। मैं बार बार क्लास में बोलता हूं कि आप लोग सोचते हो करते कम हो। स्कूल ग्रेड फर्स्ट के नौकरी सबसे आसान है, ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस सबसे आसान है और सबसे कम समय में तैयारी की जा सकती है ग्रेड फर्स्ट की। आप लोग डर जाते हो कि सर ग्रेड फर्स्ट तो पता नहीं कितनी बड़ी एग्जाम है। मैंने कहा सबसे टफ एग्जाम है तो ग्रेड थर्ड है, याद रखना। ग्रेड फर्स्ट आसान है यदि आप सिलेबस का एनालिसिस करें। मैंने कहा स्कूल मैनेजमेंट पे लोग 50-50 घंटे पढ़ा रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट पे 250-250 पेज की किताब आ रही है, वही स्कूल मैनेजमेंट मात्र 8 से 7 घंटे 5 घंटे में पढ़ा जा सकता है। आरटी 2009 लगभग लोग 5-5-6 घंटों में करवाते हैं। मैं कहता हूं उसी आरटी 2009 को आप 22 मिनट में पढ़ सकते हैं और 3 प्रश्न आते हैं, गलत नहीं हो सकते। पढ़ने के तरीके गजब के बना लो, फिर कोई भी सिलेबस बड़ा नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि तुम लोग डरते बहुत हो, सोचते बहुत हो, करते बहुत कम हो। एनालिटिकल सोच बनाइए, विश्लेषण करना सीखिए, फिर वो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अन्यथा आपको हर चीज बड़ी लगेगी, हर चीज दर्द देगी, याद रखना। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं इसी टाइम पे 10 से 10:30 पौने 11 तक। ओके थैंक यू। समन में जबरदस्ती होता है, बलपूर्वक दबाते हैं कुछ चीज को, जबरदस्ती बलपूर्वक आएगा, और सचेतन आएगा वो शमन है, बिना जानकारी के आएगा वो दमन है। आपको पता नहीं चलता और आपने किसी चीज को भुला दिया, वो दमन है। और जब सचेतन आएगा तो वो क्या आएगा? समन आएगा, सप्रेशन। ओके थैंक यू, कल मिलते हैं अपन। ठीक है, हिंदी शिक्षण विधि बुक अवनी से है। आईसीटी टॉपिक करवा दिए कंप्लीट, कंप्यूटर की क्लास कल से शुरू हो जाएगी ग्रेड फर्स्ट में। आईसीटी के वैसे कंप्लीट मेरे अकॉर्डिंग जो प्रतिमान वगैरह सब थे वो करवा दिए मैंने, टीचिंग लर्निंग एड। बस कंप्यूटर की टॉपिक्स हैं, कंप्यूटर की बेसिक चीजें हैं, तो कल से क्लासें शुरू हो रही हैं, कंप्यूटर डलना शुरू हो जाएगा। ओके थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।